पूछता है भारत कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है। पूरा देश जानता है रिया चक्रवर्ती। पूरे देश में राम मंदिर के लिए बहुत उल्लास है, लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अयोध्या की तस्वीरें देखकर आज दिन भर दुखी होते रहे, खुश नहीं हुए। एक अस्पताल बिना एनओसी के चल रहा है और आग लगने पर फायर सिस्टम काम नहीं करता है, 8 लोग जलकर मर जाते हैं। क्या ये राम राज्य है? क्या राम राज्य की यही परिकल्पना है? और जब राम की अयोध्या थी तो क्या ऐसे नफरत की खेती होती थी? मेन स्ट्रीम मीडिया से उम्मीद करती है कि उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचा उनसे सवाल करेगा, पर शायद ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि मीडिया ने सरकार से किसी मुद्दे पर असल सवाल किए हों। इसके अलावा हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में जरूरी मुद्दे एक रिपोर्ट बनकर रह जाते हैं और डिबेट किन्हीं और मुद्दों पर ही होती है। आज हम दोनों तरफ के मीडिया में पिछले हफ्ते के 5 डिबेट्स के मुद्दों के बारे में जानेंगे और देखेंगे किसने सरकार से सवाल किया और किन मुद्दों पर। पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की। आइए जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर डिबेट की। पहला, सुशांत केस में गुनहगारों की रक्षक मुंबई पुलिस। दूसरा, आई सच की बारी, दिशा के हत्यारे, सुशांत के दुश्मन। तीसरा, आखिर किसे बचाने के लिए सुशांत को मारा। चौथा, सुशांत केस में सबसे बड़ी गवाही। और पांचवा, मुंबई पुलिस का झूठ पकड़ा गया। अर्नब अपनी डिबेट में कुछ गिने चुने मुद्दे ही उठाते दिखाई देते हैं, पर इस बार अर्नब सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर काफी सक्रिय दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते की अगर डिबेट देखें तो तकरीबन हर डिबेट सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेकर ही हुई है। इसमें वह मुंबई पुलिस और रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूछता है भारत कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है। पूरा देश जानता है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती, लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि उसकी पहुंच मुंबई पुलिस तक है। मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे रिया चक्रवर्ती से हर बार फोन पर बात करते थे। इसकी डिटेल मेरे पास है। अगर पुलिस फोन पर रिया से पूछताछ कर रही थी तो बताइए मुझे, क्योंकि पूछता है भारत। 28 सेकेंड 29 सेकेंड की बातचीत में कौन सी पूछताछ होती है? अरे परमवीर सिंह, शक इस बात का कि आप लोग सुशांत के हत्यारों के संपर्क में हैं। अब बात करते हैं जी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी की। सुधीर अपने शो डीएनए के जरिए जानकारी तो देते हैं, पर ज्यादातर मुद्दे हिंदू मुस्लिम से मिलते जुलते ही उठाते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने पिछले हफ्ते डिबेट्स किन मुद्दों पर किए। पहला, केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे का विश्लेषण। दूसरा, तुष्टीकरण की राजनीति का डीएनए टेस्ट। तीसरा, भूमि पूजन से धर्मनिरपेक्षता खतरे में कैसे। चौथा, श्री राम भारत के आदर्शों में हैं। और पांचवा, अयोध्या में लिखा गया भारत का भविष्य। सुधीर ने अपने शो के जरिए भूमि पूजन पर हो रही राजनीति को हिंदू मुस्लिम एंगल से जोड़ दिया। पूरे देश में राम मंदिर के लिए बहुत उल्लास है, लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अयोध्या की तस्वीरें देखकर आज दिन भर दुखी होते रहे, खुश नहीं हुए। ये लोग भारत की धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रहे हैं और इसी के लिए आंसू बहा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 70 साल तक भारत को नकली धर्मनिरपेक्षता सिखाते रहे, जबकि ये लोग जानते हैं कि देश के करोड़ों लोगों ने राम मंदिर का अपना अधिकार एक लंबे आंदोलन और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जीता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जीता है। इसके बावजूद ये लोग ना तो सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं और ना ही इस देश के संविधान को मानने के लिए तैयार हैं। आज यही लोग बाबरी मस्जिद जिंदा है जैसे ट्विटर ट्रेंड करवा रहे थे। इसमें खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले बुद्धिजीवी थे, पत्रकार थे, नेता भी थे, जो मुस्लिम कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे थे कि और उनसे हमदर्दी जता रहे हैं। इसके अलावा सुधीर ने अपने शो के जरिए राम मंदिर पर हो रही सियासत को इतिहास से जोड़ा और उसमें भी हिंदू और मुस्लिम का जिक्र किया। वर्ष 1947 में भारत तो आजाद हो गया, लेकिन तब भी हमारे देश में 565 ऐसी रियासतें थीं जिन्हें भारत में रहने, पाकिस्तान के साथ जाने या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। ऐसी ही एक रियासत थी जिसका नाम था जूनागढ़, और जूनागढ़ के शासक का नाम था नवाब महाबत खान। जूनागढ़ में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की थी और इसकी पाकिस्तान से कोई सीमा भी नहीं मिलती थी, और उसने ये तय किया कि वो भारत नहीं पाकिस्तान के साथ मिलेंगे।
सरदार पटेल को यह बात पसंद नहीं आई और भारत ने अपनी सेना भेजने की तैयारी वहां पर कर ली। हैदराबाद और जूनागढ़ में शासक मुसलमान थे, लेकिन बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी। फिर भी इन लोगों ने आजाद रहने और पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। लेकिन राम मंदिर के निर्माण की पीड़ा पाकिस्तान को भी बहुत हो रही है और पाकिस्तान ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए जिसमें जूनागढ़ और कश्मीर दोनों को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया है। अब बात करते हैं उस मीडिया की जो अक्सर जनता के मुद्दे उठाकर सरकार से सवाल करता है। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की। पहले जानते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों पर डिबेट किए। पहला, रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद और आज का समय। दूसरा, कैग रिपोर्ट कम क्यों, देर से क्यों। तीसरा, राम मंदिर के भूमि पूजन का सार समग्र। चौथा, बीते एक साल में क्या कुछ हुआ कश्मीर घाटी में। और पांचवा, अहमदाबाद कोविड हॉस्पिटल में आग लगने से 8 मरीजों की मौत। रवीश कुमार ने अपने शो के जरिए रविंद्रनाथ टैगोर के प्लेग के बारे में बताया, जिसे तकरीबन 120 साल पहले लिखा गया था। इसमें एक राजा और संत की मंदिर निर्माण पर बातचीत का जिक्र है। 7 अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था। इन 80 सालों में टैगोर का रचना संसार फैला ही है। 120 साल पहले 5 अगस्त के ही दिन लिखी उनकी रचना टैगोर के पाठक संसार में घूमने लगी, जिसमें टैगोर लिखते हैं कि मंदिर में कोई भगवान नहीं है। यह एक संत और राजा के बीच का प्रसंग है। संत के मुख से सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। कहता है, मंदिर निर्माण के सभी कर्मकांड पूरे करने के बाद हमने 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लुटा दी और आप कहते हैं कि मंदिर में भगवान नहीं है। संत कहते हैं कि जिस साल आपकी 20 लाख प्रजा भयंकर सूखे से त्रस्त हो, लोगों के पास खाने के लिए अनाज ना हो, उस साल में आपने 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर भव्य मंदिर का निर्माण किया। उस दिन भगवान ने कहा कि मेरे घर की बुनियाद मूल्यों पर है। सत्य, शांति, करुणा, प्यार से बना है मेरा घर। इसके अलावा रवीश ने अपने शो के जरिए अहमदाबाद के कोविड हॉस्पिटल में लगी आग का जिक्र किया और सरकार की नाकामियों पर सवाल भी किए। अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल में 6 अगस्त की सुबह 3:30 बजे आग लग गई। 8 मरीज जलकर मर गए। ये अस्पताल कोविड का है और इसमें इलाज करा रहे मरीज कोविड से संक्रमित थे। आग अस्पताल के आईसीयू में लगी थी और मारे गए सभी मरीज आईसीयू में ही भर्ती थे। अस्पताल के कर्मचारी की पीपीई सूट में आग लग गई है, जिससे वह बुरी तरह जल गया है। कई मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। मरने वाले लोग सिर्फ संख्या नहीं हैं, उनके नाम भी हैं। अहमदाबाद मिरर की पत्रकार दीपल त्रिवेदी ने ट्वीट किया है कि अस्पताल का फायर सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। इस अस्पताल के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तक नहीं है। इसके मालिक भारत महंत पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए थे। एक अस्पताल बिना एनओसी के चल रहा है और आग लगने पर फायर सिस्टम काम नहीं करता है। 8 लोग जलकर मर जाते हैं। अब बात करते हैं सीनियर पत्रकार अजीत अंजम की। अजीत अंजम अक्सर हर मुद्दे पर सरकार से सवाल करते हैं। आइए देखते हैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे कौन से थे। पहला, कोझिकोड प्लेन क्रैश, हादसे होते रहे, डीजीसीए सोता रहा। दूसरा, मोदी राज में सच को ऐसे डिलीट भी कर दिया जाता है। तीसरा, मोदी का भूमि पूजन, 15 अगस्त से 5 अगस्त की तुलना और फर्क। चौथा, अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन, मोदी का राम राज्य वर्सेस गांधी का राम राज्य। और पांचवा, बाबरी डेमोलिशन केस में अडवाणी और जोशी के बयान झूठे, फंसेंगे तो मोदी बचाएंगे। अजीत अंजम ने अपने एक शो में गांधी के राम राज्य और मोदी के राम राज्य की बात की और ये जानकारी भी थी कि गांधी जी के मुताबिक राम राज्य क्या था। गांधी ने राम राज्य को लेकर क्या कहा था? राम राज्य से मेरा अभिप्राय हिंदू राज से नहीं है। राम राज्य से मेरा अभिप्राय दैवी राज्य अर्थात ईश्वर का साम्राज्य है। मेरी दृष्टि में राम और रहीम एक है। एक और जगह उन्होंने कहा है, 26 फरवरी 1947 को एक प्रार्थना सभा में गांधी ने कहा था, जिस आदमी की कुर्बानी की भावना अपने संप्रदाय से आगे नहीं बढ़ती, वो खुद तो स्वार्थी है ही, अपने संप्रदाय को भी स्वार्थी बनाता है। मैंने अपने आदर्श समाज को राम राज्य का नाम दिया है। कोई यह समझने की भूल न करे कि राम राज्य का अर्थ है हिंदुओं का शासन। और जब राम राज्य की बात करते हैं, जैसे योगी का एक बयान में देख रहा था, 2017 में उन्होंने कहा था कि 2019 तक राम राज्य आ जाएगा। क्या राम राज्य आ गया? यूपी में आ गया, देश में आ गया। और राम राज्य की यही परिकल्पना है जिसमें नफरत, जिसमें किसी धर्म या किसी समुदाय विशेष को लेकर घृणा, नफरत, क्या ये राम राज्य है? क्या राम राज्य की यही परिकल्पना है? और जब राम की अयोध्या थी तो क्या ऐसे नफरत की खेती होती थी? तो आपने देखा कि दोनों तरफ के मीडिया के द्वारा उठाए गए मुद्दों में कितना फर्क है।
हम उम्मीद करेंगे कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी जनता के मुद्दे उठाकर सरकार से सीधे सवाल करेगा और जनता